डियर स्टूडेंट्स, अपने ट्राइपनोसोमा जंतु है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पहले अपने इसकी स्ट्रक्चर और जो फिजियोलॉजी है उससे संबंधित चर्चा की। आज अपनी रिप्रोडक्शन और इसकी जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने जो रिप्रोडक्शन या जो जनन की क्रिया ट्राइपनोसोमा में होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अपने को पता है कि ट्राइपनोसोमा जंतु फ्लेजलेटेड जंतु है, फ्लेजेला पाया जाता है इसके अंदर। तो जितने भी जो फ्लेजलेट जंतु है उनके अंदर जो बाइनरी फिशन है वो कौन सा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन होता है। और जितने भी जो सिलिएट्स हैं उनके अंदर कौन सा होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है। तो जैसे अपने पहले पैरामीशियम पढ़ा है, तो पैरामीशियम कौन सा है, सिलिएट जंतु है और उनके अंदर ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ रूप से वो जंतु दो भागों में बंटते हैं। और ये वर्टिकल रूप से, लॉन्गिट्यूडिनल रूप से इनके अंदर डिवीजन की क्रिया होगी। तो जो ट्राइपनोसोमा जंतु है ऐसा माना जाता है कि इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नहीं होता, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कौन सा, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन के द्वारा संपन्न होता है। तो जैसे अपने डायग्राम में देखें, जैसे ये डायग्राम है इसका बाइनरी फिशन का। तो सबसे पहले इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर लास्ट के अंदर इसका क्या, काइनेटोप्लास्ट और ब्लीफेरोप्लास्ट ये स्ट्रक्चर है, फिर न्यूक्लियस है और पूरी जंतु के स्ट्रक्चर दिखा रखी है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या ब्लीफेरोप्लास्ट होता है, उनके अंदर विभाजन होता है और ये विभाजित होकर दो काइनेटोप्लास्ट और दो ब्लीफेरोप्लास्ट के अंदर विभक्त हो जाते हैं। अच्छा, जो पुराना जो फ्लेजिलम है वो एक ब्लीफेरोप्लास्ट के साथ जुड़ा रह जाता है और दूसरा जो ब्लीफेरोप्लास्ट है उससे नए फ्लेजिलम का निर्माण होता है। तो सबसे पहले तो ये घटना होती है, फिर इसके बाद में इसकी जो कैरियोकाइनेसिस यानी जो केंद्रक का विभाजन है उसका विभाजन होता है। तो माइटोटिक, अपने को पता है कि माइटोटिक डिवीजन के द्वारा इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो दो डॉटर न्यूक्लियस में विभाजित हो जाते हैं। और फिर उसके पश्चात इसके अंदर साइटोकाइनेसिस अर्थात इसका जो कोशिका द्रव या जो साइटोप्लाज्म है वो दो भागों में विभक्त हो जाता है। तो ये इसका जो साइटोप्लाज्म या जो साइटोकाइनेसिस की क्रिया है वो कौन सी होती है, एंटीरियर पार्ट से लेके जो पोस्टीरियर एंड होता है वहाँ तक होती है। तो इसका मतलब लॉन्गिट्यूडिनल रूप से ये दो भागों में विभक्त हो जाता है। तो पहला डायग्राम इसका है, तो उसके अंदर क्या है, इसका काइनेटोप्लास्ट और ब्लीफेरोप्लास्ट है वो विभाजित हो रहा है। फिर इसके अंदर सेकंड डायग्राम है, उसके अंदर देखो इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस की है। तो न्यूक्लियस है वो माइटोटिक डिवीजन के द्वारा दो भागों में विभाजित हो रहा है। और फिर इसके बाद में जो तीसरा इसका डायग्राम है उसके अंदर क्या है, इसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन के द्वारा जो साइटोकाइनेसिस है वो क्रिया संपन्न हो रही है और इस तरह से ये एक जंतु से दो जंतुओं का निर्माण होता है। तो ये इसकी रिप्रोडक्शन की घटना है। इसके अलावा जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन के बाद में अपनी इसकी पूरी लाइफ साइकिल जो जीवन चक्र है वो जीवन चक्र अपने देखते हैं। तो लाइफ साइकिल में अपने को पता है कि ट्राइपनोसोमा गैम्बियंस डाइजेनेटिक जंतु है अर्थात द्विप्रपोषी है। ये अपना जीवन चक्र दो जीवों के अंदर पूर्ण करता है। तो इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है वो मनुष्य होता है और जो सेकेंडरी या जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो कौन सा होता है, सीसी मक्खी, या इसको सेट्सी फ्लाई भी कुछ बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा अपने को। तो जो सेट्सी फ्लाई है वो इसके अंदर जो इसका इंटरमीडिएट होस्ट है। अच्छा, अपने को पता है कि इसका जो सेट्सी फ्लाई है उसका जूलॉजिकल नाम क्या है, ग्लोसिना पाल्पिलिस। अच्छा, इसके अलावा कुछ जैसे इसके अंदर रिजर्वोयर होस्ट होते हैं, अपने पहले चर्चा कर चुके हैं, जैसे बारहसिंगा, सुअर, भैंस, है ना, जो जितने भी कैटल्स हैं ये सारे के सारे इसके अंदर क्या है, रिजर्वोयर होस्ट का कार्य करते हैं। यहाँ पर इसमें विभाजन की क्रिया नहीं होती है, केवल जब मक्खी इन जंतुओं को, जो कैटल्स को काटती है, तो कुछ समय के लिए हो सकता है कि इसके अंदर ये ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और दोबारा से इनका जब ब्लड सक किया जाता है तो ये पुनः मक्खी के द्वारा प्राइमरी होस्ट के अंदर पहुंच जाता है। तो इस तरह का इसका जीवन चक्र है। तो पहला इसका जो ये डायग्राम देखो, अपने एक बार डायग्राम की चर्चा कर लेते हैं।
डायग्राम के अंदर जो ऊपर का पार्ट है उस वो जीवन चक्र किसके अंदर है, मनुष्य के अंदर है। और जो नीचे की जो ये जो ट्रांसफर लाइन है उसकी जो नीचे का है जीवन चक्र वो किसके अंदर है, जो ग्लोसिना पाल्पिलिस जो मक्खी है उसके अंदर अपना जीवन व्यतीत करता है। और इसके अंदर जो जीवन जो लाइफ साइकिल है वो इसकी दो पार्ट्स, एक तो इसकी सिलाइवरी ग्लैंड का पार्ट है और दूसरा इसका जो ईसोफेगस है उसके अंदर अपना जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट करता है। तो सबसे पहले अपने लाइफ साइकिल इन मैन जो मनुष्य है, मनुष्य के अंदर अपना जीवन चक्र किस तरह से व्यतीत करता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर इसको अपन 3-4 भागों में पढ़ेंगे। एक तो इसका है इन्फेक्शन, संक्रमण, कि मनुष्य में किस तरह से संक्रमण होता है। फिर दूसरा मल्टीप्लिकेशन यानी विभाजन की क्रिया या जो गुणन की क्रिया है वो, और तीसरा इसका मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण, किस तरह से कायांतरित हो रहा है जंतु। और एक और इसके अंदर चौथा इसका होता है रिलैप्स ऑफ इन्फेक्शन, या इसको अपन कहेंगे संक्रमण का पुनरावर्तन, किस तरह से संक्रमण की पुनरावृत्ति करता है। तो 4 चरण के अंदर अपने इसको चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने मनुष्य के अंदर जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की बात करें तो ट्राइपनोसोमा गैम्बियंस या जो ये परजीवी है वो मनुष्य में इन्फेक्शन सदैव किसके, सेट्सीफ्लाई के द्वारा होता है। अपने को पता है कि जब सेट्सीफ्लाई मनुष्य को काटती है तो ये उसकी जो अपनी इन्फेक्शियस स्टेज इसकी जो होती है, और इसकी इन्फेक्शियस स्टेज कौन सी होता है, जब मेटासाइक्लिक फॉर्म होती है वो मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो इसका जो पहला डायग्राम है इसके अंदर अपने देखो ये नीचे इसके अंदर दिया गया है मेटासाइक्लिक फॉर्म। जो मक्खी है, मक्खी की जो स्टेज है वो कौन सी है, मेटासाइक्लिक फॉर्म। ये मेटासाइक्लिक फॉर्म जब मनुष्य को सेट्सीफ्लाई काटती है तो ये मनुष्य के अंदर इंजेक्ट कर दी जाती है, मनुष्य के अंदर पहुंच जाती है। तो जब जो मक्खी है, मक्खी जब मनुष्य को काटती है तो काटते समय अपने क्या है नखरों की सहायता से जो मनुष्य की त्वचा है उसको पकड़कर, और इसके अंदर अपना जो सूंड वाला पार्ट है वो उसके अंदर भेदन करती है, छेद करती है, और उसके द्वारा मनुष्य के अंदर ये सबसे पहले क्या करती है, अपना सलाइवा डालती है, ताकि जो एंटीकोगुलेंट का कार्य करता है, जिसमें जो रक्त संकंदित होने से रोकता है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता। और यही जो सलाइवा होता है उस सलाइवा के साथ क्या होता है, इसकी मेटासाइक्लिक फॉर्म होती है वो मनुष्य के अंदर इनक्यूबेशन के द्वारा पहुंच जाती है, यानी इनक्यूबेशन कर दिया, श्रोपण कर दिया जाता है उसका, और ये मनुष्य के अंदर पहुंच जाती है। तो ये इसकी है फर्स्ट इन्फेक्शन स्टेज। फिर उसके बाद में इसकी मल्टीप्लिकेशन फेज। तो जैसे सेटिंग जो दूसरा सेकंड डायग्राम दिखाया गया है वो कौन सा है, इसका डिवीजन की क्रिया हो रही है, इसका मतलब गुणन की क्रिया हो रही है। इसका मतलब ये है कि उसमें रिप्रोडक्शन के द्वारा लगातार जंतुओं के अंदर विभाजन होगा। तो जो इन्फेक्शन मेटासाइक्लिक स्टेज है ब्लड से मनुष्य के अंदर मनुष्य के ब्लड में पहुंच जाती है, और ये इसकी कौन सी होती है, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में रूपांतरित हो जाती है। तो पहले तो इसके अंदर कौन सी है, जो मेटासाइक्लिक स्टेज है वो कौन सी है, जैसे उसके अंदर डायग्राम की स्ट्रक्चर देखें अपनी तो उसके अंदर ये कौन सी है, ट्राइपनोसोम फॉर्म है, लेकिन इसके अंदर फ्री फ्लेजेला नहीं पाया जा रहा है ना। तो ये इसकी कौन सी होगी, शॉर्ट फॉर्म है। और ये जब शॉर्ट फॉर्म मनुष्य के अंदर प्रवेश करती है तो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में परिवर्तित हो जाती है, और यही लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म है ये कौन सी है, इसकी ट्राइपनोसोम फॉर्म है। और ये ट्राइपनोसोम फॉर्म बाइनरी फिशन के द्वारा लगातार संख्या में वृद्धि करती है, और वृद्धि करने के कारण इसके अंदर विभाजित होती हुई अपनी संख्या में वृद्धि करती रहती है। और ये जो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म है ये मनुष्य के ब्लड में सक्रिय रूप से लगातार इधर उधर तैरती रहती है और अपनी संख्या में वृद्धि करती रहती है, ऐसा मान लेते हैं अपने। फिर जो ट्राइपनोसोम है इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा अपनी इसकी जो पहले मेटाबॉलिज्म जो पढ़ी है तो उसके अंदर क्या है, ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता है, डायरेक्ट ब्लड से ग्लूकोज का अवशोषण करता है सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन के द्वारा, और ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता रहता है। फिर तीसरी स्टेज आती है इसकी
मेटामॉर्फोसिस या जो कायांतरण है, कायांतरण की घटना इसके अंदर किस तरह से होती है। तो अपने को पता है कि जब ब्लड के अंदर ट्राइपनोसोम फॉर्म प्रवेश करती है तो ये एक तरह का क्या एंटीजन का कार्य करती है। तो इसके विरुद्ध जो एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है उसके कारण क्या होता है, इसके अंदर ग्लूकोज का अवशोषण बंद हो जाता है। ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन कर रही है लगातार उसमें कमी आती है, तो वो बंद हो जाता है। तो इस स्टेज के अंदर क्या जो ग्लाइकोलाइसिस की जो घटना हो रही है उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। और फिर जो ट्राइपनोसोमा है अगर उसको लगातार ग्लूकोज का अवशोषण प्राप्त नहीं हो रहा है, एनर्जी प्राप्त नहीं हो रही है, तो वो क्या करते हैं, अपना विभाजन होता है वो बंद कर देते हैं। और इन ऐसी परिस्थिति के अंदर जो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म है वो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में परिवर्तित हो जाती है। जैसे लास्ट डायग्राम इसका ये देखो, ये लास्ट जो दिया गया है ये है शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म, तो ये इसके अंदर रूपांतरित हो जाती है। अच्छा, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म के शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म है उसमें परिवर्तन होने में कुछ शॉर्ट और फ्री फ्लैजिलम वाले इंटरमीडिएट फॉर्म भी बनते हैं। जैसे बीच का जो डायग्राम है इंटरमीडिएट फॉर्म का है ये, तो इसका भी निर्माण हो जाता है। ये इंटरमीडिएट फॉर्म और शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म दोनों ही रूप अपनी ऊर्जा पूर्ति के लिए पायरुविक एसिड के वायवीय ऑक्सीडेशन पर निर्भर करते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, जो ग्लाइकोलाइसिस है वो बंद हो जाएगा और ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा अपने को पता है कि पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है और ये पायरुविक अम्ल का वायवीय ऑक्सीडेशन के द्वारा अपनी एनर्जी प्राप्त करते हैं। और अगर ये जो इसकी शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म है वो लगातार अपनी संख्या में वृद्धि करती रहती है और फिर अगर मनुष्य जो सेट्सी फ्लाई है उसके द्वारा इसका जो उसको सक नहीं किया जाता है, उसके जो जब ब्लड को अंदर ब्लड लेती है मनुष्य का, अगर ये सक नहीं किया जाता है तो अंत के अंदर ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म होती है वो नष्ट हो जाती है, यहाँ पर वो ख़त्म हो जाएगी, मर जाएगी। तो ये इसकी फर्स्ट स्टेज है, इसकी इन्फेक्शन, मल्टीप्लिकेशन और मेटामॉर्फोसिस। अब एक इसके अंदर जो चौथा पॉइंट है वो है रिलैप्स ऑफ इन्फेक्शन, संक्रमण का पुनरावर्तन। तो ऐसा माना जाता है कि लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म ट्राइपनोसोम जो फॉर्म है वो प्राणियों में कुछ के रूप में परिवर्तन नहीं होता है, केवल लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में ही रहते हैं। वो जो उसकी शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म है उसमें परिवर्तित नहीं रहते हैं और ये ब्लड के अंदर जो एंटीजन बन रही है उस एंटीजन को भी बदल देते हैं, जिसके लिए कि होस्ट में जो एंटीबॉडीज उत्पन्न किए गए हैं। और ये अपरिवर्तित पतले जो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म है वो लगातार ब्लड में जीवित रहते हैं और लगातार विखंडन करते रहते हैं, जिससे भविष्य में संक्रमण के पुनरावर्तन होते रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो संक्रमण का पुनरावर्तन है, इसका मतलब लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म है वो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में परिवर्तित नहीं होंगे और अपनी संख्या में वृद्धि करती रहेंगे। और वृद्धि करने के कारण क्या होता है, इसमें दोबारा से इन्फेक्शन होने का यानी संक्रमण का पुनरावर्तन, दोबारा से इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ती है। अच्छा, अपने को पता है कि मनुष्य में ट्राइपनोसोम की जो लाइफ साइकिल है वो कौन सी, एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, बाह्य कोशिकीय है, इंटरसेल्यूलर नहीं है। कोशिका के अंदर अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं, ये अपना जीवन एक्स्ट्रा सेल्यूलर रूप से व्यतीत कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट ब्लड कोशिकाओं में न होकर ब्लड प्लाज्मा में होता है। तो ये इसकी जो फर्स्ट लाइफ साइकिल है, जो इसका प्राइमरी होस्ट है, प्राइमरी होस्ट के अंदर अपना किस तरह से जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरा लाइफ साइकिल इन सेट्सी फ्लाई, सेट्सी फ्लाई के अंदर अपना जीवन किस तरह से व्यतीत करते हैं। तो इसको अपने मुख्य रूप से 3 चरणों में पढ़ेंगे। एक तो है ट्रांसफर्स इन सेट्सी फ्लाई, फिर दूसरा डेवलपमेंट इन मिडगट और तीसरा इसका डेवलपमेंट इन सिलाइवरी ग्लैंड। तो सबसे पहले अपन जो ट्रांसफ़र टू सेट्सी फ्लाई, तो अपने को पता है कि जब मक्खी किसी संक्रमित मनुष्य को काटती है, उसका रुधिर चूसती है, तो ये ब्लड के साथ उसमें जो भ्रमण कर रहे जो उसके शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म है वो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म भी इसके अंदर चूस लिए जाते हैं। और ये जो मक्खी है, मक्खी की
जो ब्लड मक्खी के अंदर ब्लड के द्वारा पहुंच जाते हैं। फिर इसका दूसरा डोलमेंट इन मिडगट। तो सबसे पहले भोजन या जो भी न्यूट्रिएंट मटेरियल जैसे ब्लड प्लाज्मा है तो वो उसके अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट मटेरियल का कार्य कर रहा है, तो ये उसकी जो मिडगट है मिडगट के अंदर प्रवेश करता है। तो मक्खी की मिडगट की जो पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन है उसके अंदर इसका डेवलपमेंट होता है और यहाँ ये परजीवी लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में बदल जाते हैं। शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म से किस में आ जाएंगे, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में परिवर्तित हो जाएंगे और फिर इसके अंदर बाइनरी फिशन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते रहते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी क्या होता है, अपनी ऊर्जा है वो किसके द्वारा, पायरुविक एसिड के द्वारा अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते रहते हैं। फिर इसके बाद में इसका तीसरा आगे वाला जो है ये देखो, डेवलपमेंट इन सिलाइवरी ग्लैंड। तो इसकी जो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म है वो मक्खी की ईसोफेगस और जो उसके जो मुखांग है, जो ओरल या इसके जो मुख्य पार्ट है उनसे होकर सिलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाते हैं और यहाँ इनका मेटामॉर्फोसिस क्राइथेडियल फॉर्म में हो जाता है। अब देखो अपने इसके अंदर इसकी दो फॉर्म पड़ी है, एक तो कौन सी है, ट्राइप्नोसोम फॉर्म और दूसरी क्राइथेडियल फॉर्म। तो जो फर्स्ट मनुष्य के अंदर जो जीवन चक्र है उसके अंदर कौन सी है, सारी की सारी इसकी ट्राइप्नोसोम फॉर्म है और सेट्सी फ्लाई है, सेट्सी फ्लाई के अंदर इसकी जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस के अंदर कौन सी है, ट्राइप्नोसोम फॉर्म है। अब ये ट्राइप्नोसोम फॉर्म मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण के द्वारा क्राइथेडियल फॉर्म में परिवर्तित हो जाती है। तो क्राइथेडियल फॉर्म में अपने को पता है कि इसकी जो काइनेटोप्लास्ट और जो ब्लिफेरोप्लास्ट है वो कहाँ, केंद्रक के सामने आ जाते हैं। जो पहले के डायग्राम में देखो ये सारे के सारे जो काइनेटोप्लास्ट और ब्लिफेरोप्लास्ट है वो न्यूक्लियस के पीछे की तरफ है, जो इसका एंड पार्ट है वहाँ पर है, और ये फिर क्राइथेडियल फॉर्म में न्यूक्लियस के आगे की तरफ पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर इसका मेटामॉर्फोसिस सिलाइवरी ग्लैंड के अंदर होता है और ये ट्राइप्नोसोम फॉर्म से क्राइथेडियल फॉर्म में कायांतरित हो जाती है। तो जो क्राइथेडियल फॉर्म है इसमें अपने को पता है इसका शरीर छोटा हो जाता है और काइनेटोप्लास्ट और ब्लिफेरोप्लास्ट है वो केंद्र के सामने आ जाते हैं। अच्छा, सिलाइवरी ग्लैंड की ये जो क्राइथेडियल फॉर्म है वो कहाँ पर, सिलाइवरी ग्लैंड की जो ल्यूमन्स होती है उनके अंदर इनका ओरिजिन होता है। जो जन्म होता है वो कहाँ होता है, सिलाइवरी ग्लैंड की ल्यूमन के अंदर, और बाद में ये पुनः पतले और ट्राइप्नोसोम में बदल जाते हैं जिन्हें इसके अंदर इसकी मेटासाइक्लिक फॉर्म कहा जाता है। और यह स्टेज इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है। और आगे का डेवलपमेंट प्राइमरी होस्ट में होता है। जो मेटासाइक्लिक फॉर्म है ये मेटासाइक्लिक फॉर्म फिर प्राइमरी होस्ट में प्रवेश कर जाएगी और फिर आगे का जीवन चक्र है वो किसके अंदर, जो प्राइमरी होस्ट है उसके अंदर होता है। इस तरह से इसके अंदर लगातार इसका जो लाइफ साइकिल या जो जीवन चक्र है वो चलता रहता है। अच्छा, सेट्सी फ्लाई में जो मेटासाइक्लिक स्टेज है या मेटासाइक्लिक स्टेज बनने का जो पूर्ण चक्र है वो लगभग 20 दिन में पूर्ण होता है, स्टार्ट से लेके और जो मेटासाइक्लिक स्टेज है यहाँ तक का। तो इस तरह से इसके अंदर जो जीवन चक्र है या जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होती है। अच्छा, इसके बाद में अपन ये वाला डायग्राम देखें अपने, तो इसके अंदर दिखा रखा है ये जैसे मक्खी है मनुष्य को काट रही है, फिर ये ट्राइप्नोसोम फॉर्म जो मेटासाइक्लिक फॉर्म है वो ट्राइप्नोसोम में कन्वर्ट होती है और फिर ये डिवीज़न के द्वारा शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में आती है। फिर शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म पुनः मक्खी के द्वारा जो रक्त है उसके साथ चूस लिया जाता है और फिर ये ईसोफेक्स में पहुंचती है। फिर ईसोफेक्स से सिलाइवरी ग्लैंड में और सिलाइवरी ग्लैंड के अंदर मेटामॉर्फोसिस के द्वारा किसमें, क्राइथेडियल फॉर्म में, और फिर के क्राइथेडियल फॉर्म से ये किसमें, मेटासाइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से इसके अंदर जीवन चक्र चलता रहता है। अच्छा, अपने जो मक्खी सेट्सी फ्लाई है उसके द्वारा अपने को पता है कि कौन सी डिजीज़, स्लीपिंग सिकनेस या इसे अपने गेम्बियन ट्राइप्नोसोमियासिस कहते हैं। तो इस डिजीज़ की थोड़ी सी अपन चर्चा कर लें क्योंकि ये अपने जो पैथोजेनिसिटी है उसके अंदर इसका है कि
इसकी जो क्या पैथोजेनेसिस, डायग्नोसिस, और फिर डायग्नोसिस के बाद में उसके अंदर जो ट्रीटमेंट या उसका जो प्रिवेंशन है वो किस तरह से होता है, तो थोड़ी सी चर्चा करें अपने इसके अंदर। तो अपने को पता है कि मक्खी के काटने जो स्थानीय जगह है जहाँ पर मक्खी मनुष्य को काटती है वहाँ पर क्या होती है, जलन होती है और खुजली और बेचैनी होने लगती है, और शीघ्र ही वहाँ पर जो नोड्यूल्स का निर्माण हो जाता है जिसके अंदर लगातार पेन होता रहता है, दर्द होता रहता है, और फिर कुछ दिनों के बाद में वो धीरे धीरे शांत हो जाती है, यानी जो नोड्यूल्स यानी जो फफोला जो बन रहा है वो शांत हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, मनुष्य के अंदर इसकी जो मेटासाइक्लिक फॉर्म है, जो इन्फेक्टिव स्टेज है, वो मनुष्य के अंदर पहुँच जाती है, उसका इनोक्यूबेशन हो जाता है और संक्रमण हो जाता है। ट्राइपनोसोम ब्लड प्लाज्मा में परिवर्धन करने के अलावा इसकी जो लिम्फ नोड्स है उनके अंदर और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर प्रवेश करती है। सबसे पहले कहाँ, ब्लड प्लाज्मा में गई, फिर ब्लड प्लाज्मा से लिम्फ नोड्स जो लसिका ग्रंथि हैं वहाँ पर, और फिर ये लास्ट में कहाँ, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। इसके प्रवेश से लिम्फ नोड्स हैं उनमें क्या होती है, सूजन आ जाती है, और अंत जैसे लिम्फ नोड तक पहुंची, फिर उसके बाद में क्या, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें स्लीपिंग सिकनेस उत्पन्न हो जाती है। इसके अंदर क्या होती है, स्लीपिंग सिकनेस में जो करेक्टर्स हैं, जो लक्षण है, उसके अंदर सबसे पहले तो इनको क्या है, नियमित रूप से बुखार, जो फीवर है उसका आना आरंभ हो जाता है, जो कि इसका प्राइमरी करेक्टर है, प्रथम लक्षण है। फिर उसके बाद में शारीरिक दुर्बलता, भार में कमी, रक्तहीनता, उसकी जो पल्स रेट है उसमें वृद्धि, है ना, सिर में जोर से दर्द होना, है ना, इस तरह के इसके अंदर लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। और इसके पश्चात रोगी पहले कुछ अनियमित अंतरालों में सोना आरंभ करता है, धीरे धीरे, मतलब सोना अनियमित अंतराल से उसमें जो स्लीपिंग सिकनेस या जो सोने की प्रवृत्ति होती है, और फिर बाद में क्या होता है, गहरी नींद में सो जाता है और अंत में सदैव के लिए मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह के इसके करैक्टर है। अच्छा, इसकी जो डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस के अंदर अपने को पता है कि ब्लड की जो स्टेन की हुई फिल्म अपन देख सकते हैं। फिर इसके अलावा जो लिम्फ नोड्स हैं उसका अगर फ्लूइड निकाल कर उसको अगर लैब में चेक किया जाए तो यहाँ भी इनकी ट्राइपनोसोम फॉर्म है वो आती है। अच्छा, इसके अलावा जो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड है वहाँ पर पहुँचती है, इसका मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुँचती है। तो ये जो लंबर वाला पार्ट है वहाँ से क्या है, इसका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का टेस्ट किया जा सकता है, उससे भी अपने को इसका पता चलता है। अच्छा, ट्रीटमेंट की बात करें तो इसकी जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसके अंदर सुरामीन और पेंटामिडीन जो ड्रग्स है उसका उपयोग किया जाता है, और बाद में जब ये सीएनएस में फैल जाती है तो इसके अंदर जो ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन दी जाती है वो है आर्सेनिन, मेलार्सेन और मेलार्सोपोल। ये जो ड्रग्स है वो इनको दी जाती है। अच्छा, निवारण की बात करें, इसकी जो प्रिवेंशन है तो प्रिवेंशन के अंदर यही है कि मक्खियों से किस तरह से बचा जा सकता है। तो इसके लिए जो जहाँ मक्खियों का आवास स्थान है, यानी जो नदी और जो डेंस जो वेजिटेबल्स वाले पार्ट है जहाँ झाड़ियाँ वगैरह है तो उनको नष्ट करना चाहिए, और वहाँ पर डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए जिससे कि मक्खियाँ नहीं पनप सकें। इसके अलावा जो संक्रमित जो होस्ट है यानी मनुष्य है उसको अलग रखना चाहिए, ताकि अगर कोई मक्खी काटती है तो वो दूसरे में संक्रमण नहीं पहुँचे, और उनका अलग से उपचार किया जाना चाहिए। तो इस तरह से इसके अंदर इसका प्रिवेंशन का है। तो ये अपना जो ट्राइपनोसोम फॉर्म है, जो ट्राइपनोसोम गैम्बियंसिस है, तो उसकी जनरल स्ट्रक्चर, उसकी फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन और पूरी लाइफ साइकिल, और जो डिजीज़ जो इसके द्वारा फैलती है उसके बारे में अपने चर्चा की। थैंक यू।